Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Start करते हैं कोट के साथ. डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स. देखो, हम जब भी सक्सेस के रास्ते में चलते हैं तो रास्ते में हमारे कोई भी टास्क हम करना चाहते हैं, कोई भी हमारा गोल हो, हमारे रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं. कई बार हमारा डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा जो लेवल रहता है वो कम हो जाता है. कई बार हमें फेलियर्स मिलते हैं, कई बार डिसएंकरेजमेंट, हताशा होती है, अलग अलग चीजें होती है. बट कभी भी हमें इन सब चीजों से निराश होकर के थम नहीं जाना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए. क्योंकि अगर हमारे रास्ते में ये सब आ रहे हैं ना, तो ये एक अच्छा सिंबल है. मतलब कि हमारा रास्ता सही है. क्योंकि सक्सेस के रास्ते के जो स्टेप्स है ना, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो जो सीढ़ियां हैं वो यही सारी चीजों से ही बनकर सीढ़ियां बनती हैं. अगर हम फेल नहीं होंगे, डिस्करेज नहीं होंगे, मतलब कि हम कोई काम ही नहीं कर रहे. इसलिए ये निशानी है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा पाथ भी सही है और आने वाले समय में हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं न्यूज के साथ. मोदी डिजन्याके टेक अप रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज. अभी जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार डिजन्याके, वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं. ठीक है, तो यहां से हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और श्रीलंका दोनों के रिलेशंस को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. समझते हैं, देखते हैं. देखो, अगर मैं हिस्टोरिकल टाइज की बात करूं कि आखिर दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप स्टार्ट कहां से हुए, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 ईयर्स अगो. मतलब हमारे रिलेशंस आज के नहीं है, 2500 साल पुराने हमारे रिलेशंस हैं श्रीलंका के साथ. अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल टाइज की, तो पहला चीज मैंने बताया कि हमारे रिलेशन 2500 साल पुराने हैं. अब बात करूं हिस्टोरिकल टाइज की, तो पहला चीज जो हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द अशोका, दैट मीन्स थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड पे अशोका ने अपने बेटे महेंद्रा को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए, बुद्धिज्म से रिलेटेड टीचिंग्स को वहां पर सबको बताने के लिए. तो हमारी हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है? थर्ड सेंचुरी से हमारे श्रीलंका से टाइज बने हुए हैं. उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, 10th सेंचुरी की बात करूं मैं, तो 10th सेंचुरी में चोला एम्पायर, जो चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया में रूल कर रही थी, कई बार उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो श्रीलंका तक भी एक्सपेंड किया है. वहां पर भी हमारे चोला रूलर्स ने रूल किया है समय समय पर. फिर उसके बाद में अगर इंडिपेंडेंस की बात करूं, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, वहीं 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली. तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो श्रीलंका और इंडिया दोनों बहुत स्टार्टिंग से कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, एथिकल टाइज शेयर कर ही रहे हैं दोनों कंट्रीज. ठीक है, अब बात की जाए कि हमारे लिए श्रीलंका इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए श्रीलंका का सिग्निफिकेंस क्या है. तो पहली चीज, श्रीलंका का लोकेशन. श्रीलंका इज हैविंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन. अगर देखा जाए तो श्रीलंका हमारा डायरेक्ट नेबर है ओशियन रूट से. ठीक है, श्रीलंका में अगर किसी और कंट्री का दबदबा स्टैब्लिश हो रहा है, मान लो चाइना अपना पावर वहां स्टैब्लिश कर रहा है, चाइना अपनी हेजेमनी बनाना चाहता है, तो उस हिसाब से चाइना अपनी प्रेजेंस श्रीलंका में बढ़ा रहा है. हमारे सामने लाइव एग्जांपल है हम्बनटोटा पोर्ट का. पहले उसने लीज पर लिया था हम्बनटोटा, और आज की डेट में चाइना ने अपना बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं कंट्रोल हम्बनटोटा का चाइना के हाथ में ही है. ठीक है, पहली चीज. दूसरी अगर मैं बात करूं मिलिट्री सिग्निफिकेंस, हमारी जो इंडियन नेवी है अपने कई सारे टास्क, मतलब कि नेवी का काम क्या है, ओशियनिक रूट से इंडिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर रखना. इस हिसाब से भी श्रीलंका हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. थर्ड, इकोनॉमिक टाइज की बात करूं, इकोनॉमिकली इंडिया और श्रीलंका काफी कुछ शेयर करते हैं. 2020 में इंडिया श्रीलंका का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है.
मतलब कि सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है श्रीलंका को, अलग अलग चीजों में, गुड्स में, सर्विसेज में, हर एक सेक्टर में। फोर्थ सिग्निफिकेंस क्या है? चाइना का प्रेजेंस। चाइना अपना इन्फ्लुएंस श्रीलंका में बढ़ा रहा है, लोन प्रोवाइड करके, ग्रांट्स प्रोवाइड करके, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे फेवर में काम नहीं करेंगी, इसलिए श्रीलंका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक की, इंडिया और श्रीलंका में सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या डेवलपमेंट हुए। पहली चीज अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक टाइज की, तो इंडिया और श्रीलंका ने 2000 में साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि दोनों कंट्रीज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंश्योर करेंगी, किसी भी तरह के टैरिफ्स या किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स इम्पोज नहीं किए जाएंगे एक दूसरे की कंट्री के गुड्स के ऊपर। देखा जाए तो अभी तक इंडिया अप्रोक्स 6.59 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका में। मतलब कि श्रीलंका हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है जहां हम अपना लार्ज अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इकोनॉमिकली श्रीलंका के साथ हम बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। उसके बाद बात करूं कल्चरल टाइज की, कल्चरली एज वेल एज एथनिक, हमारे जो लोग हैं साउथ इंडिया के, मेजरली तमिलियंस, वो कहीं ना कहीं श्रीलंका की हाफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहां के कल्चरल और इंडिया का कल्चर काफी कुछ सिमिलर है। इसी रिगार्डिंग श्रीलंका ने कोलंबो में अपनी कैपिटल में इंडिया कल्चरल सेंटर भी स्टैब्लिश किया है। इंडिया कल्चरल सेंटर भी स्टैब्लिश किया है अपनी कैपिटल कोलंबो में। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात की जाए, 2020 में श्रीलंका की सिचुएशंस बहुत बुरी हो गई थी, इकोनॉमिकली स्लो डाउन फेस कर रहा था श्रीलंका। इकोनॉमिकली स्लो डाउन के साथ साथ वहां पर उनके रिजर्व्स फुल्ली खाली हो चुके थे, कुछ भी चीजें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वो लोग, पहली चीज। दूसरा, उनके पास अपने बिल्स को, जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं कंट्री में, उन बिल्स को पे करने के लिए पैसा भी नहीं था। प्लस एज वेल एज इन्फ्लेशन रेट सुपर लेवल से हाई था। तो उस टाइम पर इंडिया ने उनकी मदद की, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करने में, लोन प्रोवाइड करने में, गुड्स की सप्लाई इंश्योर करने में, और डिस्काउंटेड रेट या यूं कह लो कि काफी कम दरों में चीजें उनको अवेलेबल करवा सके। एक तरह से कह सकते हैं इंडिया ने उनको डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया कि किस तरह से इकोनॉमिक जो स्लो डाउन चल रहा है श्रीलंका में, उससे बाहर निकालने के लिए इंडिया ने उनकी मदद की थी। दैट इज नोन एज डेवलपमेंट असिस्टेंस, अलग अलग सेक्टर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बात की जाए डिफेंस की, इंडिया और श्रीलंका दोनों एक एक्सरसाइज करते हैं दैट इज नोन एज स्लीनेक्स। अलग अलग एक्सरसाइजेस के थ्रू इंडिया और श्रीलंका की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तीनों अलग अलग थिएटर्स में अपनी कॉपरेशन को इनहेंस करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीलैटरल कॉपरेशन की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया और श्रीलंका दोनों मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल शार्क, शार्क में दोनों मेंबर्स हैं, एज वेल एज शार्क में सबसे टॉप पे श्रीलंका है जिसके साथ इंडिया ट्रेड एक्सचेंजेस करता है। दूसरा बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में भी दोनों मेंबर्स हैं, दोनों मल्टीलैटरल, ये दोनों प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। तीसरा इंडियन ओशियन रीजन, IOR, ये अलग अलग मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स है जिसमें इंडिया और श्रीलंका दोनों मेंबरशिप होल्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, कुछ इश्यूज तो होंगे ही दोनों कंट्रीज के बीच में, ऐसा नहीं है कि सब फेवर फेवर में बातें होंगी, कुछ चैलेंजेस भी होते होंगे जिनको फेस करना पड़ता होगा। जैसे कि पहला सबसे बड़ा चैलेंज है चाइनीज प्रेजेंस, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है फिशरमैन का,
जो हमारी साउथ इंडिया की इकोनॉमी है मेजरली फिशिंग पर डिपेंडेंट है, ठीक है। वहां के लोगों का प्रोफेशन है फिशिंग करना। लेकिन जिस तरह से आप लैंड में बाउंड्री डिमार्केट कर सकते हो, उस तरह से सी में या वाटर बॉडी में बाउंड्री डिमार्केट नहीं हो सकती है। सो उस बाउंड्री डिमार्केटिंग ना होने की वजह से फिशरमैन अक्सर सी टेरिटरी को पार पार कर जाते हैं और साउथ श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं। इसलिए कई बार हमारे फिशरमैन श्रीलंका की टेरिटरी में जाकर के फंस जाते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू एंड द थर्ड वन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहां पर अभी हमें देखने को मिल रहा है कुछ समय से कि श्रीलंका पॉलिटिकली स्टेबल है, अदरवाइज श्रीलंका में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बनी ही रहती है। लोगों ने कई बार सरकार को रिमूव किया है। सो ये सारे कुछ चैलेंजेस है जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप में बीच में आते हैं। अब अगर मैं आज के न्यूज की बात करूं तो देखो दोनों ने बात की है। जो हमारे श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि हम श्रीलंका की टेरिटरी को, श्रीलंका की लैंड को इंडिया के खिलाफ कभी यूज नहीं होने देंगे। मतलब कि इंडिया को श्रीलंका से कोई भी थ्रेटन, कोई भी खतरा नहीं होगा, न आज ना ही आने वाले समय में। इंडिया ने भी एश्योरेंस दी है कि हाँ, जिस तरह से अभी तक हमने उन्हें डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की है, वैसे आने वाले समय में भी हम उन्हें ग्रांट्स और लोन्स देते रहेंगे और जो भी इश्यूज हैं उन्हें हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, जाकिर हुसैन हु बीट अ सिंक्रेटिक रिदम नो मोर। हमारे बीच जाकिर हुसैन जी नहीं रहे हैं जिन्होंने तबला को बहुत ही एक अलग लेवल तक लेकर के गए थे, जिनको हम इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर मान सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर इंडिया को जाकिर हुसैन जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट, इतनी अच्छी चीजें अचीव की हैं, इसीलिए। आगे बात करें, इमीडिएटली होल्ड स्पेशल असेंबली सेशन टू टेबल कैग रिपोर्ट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर टू गवर्नमेंट। देखो दिल्ली में कुछ रिपोर्ट्स आई, कैग ने कुछ रिपोर्ट्स दी, इसीलिए बोला जा रहा है कि हमें असेंबली के सेशंस को अरेंज करना चाहिए ताकि हम जो कैग ने रिपोर्ट सबमिट की है उसे असेंबली के सामने रख सके। यहाँ से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ की असेंबली और कौन सी रिपोर्ट्स, हमारे लिए कैग एज अ इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैग आखिर है क्या। देखो अगर मैं बात करूं कैग की, तो कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सीधी सी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे हमने आर्टिकल 148 में मेंशन कर रखा है। ये ना हेड होते हैं इंडिया के, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स के हेड माने जाते हैं। जो भी पब्लिक पर्स होता है, पब्लिक पर्स मतलब जो लोगों ने टैक्स के रूप में पैसा दिया है गवर्नमेंट को, वो कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, सही तरीके में यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कैग की। कैग ही इन सारी चीजों को चेकआउट करता है। कैग यूजुअली 3 तरह की रिपोर्ट्स बनाता है और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। पहली रिपोर्ट जो रहती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर रहती है, ठीक है। ये 3 रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर रहती है, दूसरी फाइनेंस अकाउंट पर रिपोर्ट तैयार की जाती है और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये 3 रिपोर्ट्स कैग जाकर के प्रेसिडेंट को देते हैं और फिर प्रेसिडेंट इन तीनों रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट, और अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट असेंबलीज में उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हम सब जानते हैं इंडिया के 3 फंड्स हैं, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स और एक और फंड, कंसोलिडेटेड फंड। तीनों फंड से पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, ये सारे ऑडिट जो होते हैं ये कैग के द्वारा किए जाते हैं। मेन कैग का काम रहता है कि चीजों को ऑडिट करना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैग के बारे में तो कैग का सबसे जो पार्टनर कह सकते हैं या फिर
चेक एंड बैलेंस का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। कैग ने एक बार वेरीफाई कर दिया कि हाँ चीजें सही चल रही हैं, जिस मकसद के लिए पैसा निकाला गया है कंटिजेंसी फंड से या फिर किसी भी फंड से, तो वो वहीं पर खर्च हुआ है या नहीं, एक बार कैग ने चेक कर लिया, उसके बाद वो फिर से चेकआउट किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। पब्लिक अकाउंट कमेटी अकाउंटेबिलिटी चेक करती है कैग की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो पहले भी पूछा जा चुका है कि कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड माना जाता है, कि कैग वर्क्स एज अ गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, ये हो गया कैग के बारे में पूरा। अब चलते हैं अगली न्यूज के बारे में। ये क्या कह रही है? वन नेशन वन पोल बिल थ्रेटन्स टू अल्टर इंडियाज पॉलिटी फॉर एवर। देखो, वन नेशन वन पोल होता क्या है, हमने कल इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ करवाते हैं, इन्हें बोला जाता है वन नेशन वन पोल। रिसेंटली पार्लियामेंट में इसे पास करने की बात की जा रही है, बट इसको पास करने के कुछ बेनिफिट्स तो हैं ही, जैसे इलेक्शन में होने वाला खर्च कम हो जाएगा, एक टाइम पर हमें पता चल जाएगा कि हम जो है हमने वोटिंग कर दी, फिर हमारी पब्लिक लाइफ इतनी ज्यादा डिसरप्टेड नहीं होगी, जो भी मैन पावर है वो फ्री रहेगा। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि हो सकता है इससे हमारी इंडिया की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाए, सेंट्रलाइजेशन हमें बहुत बढ़ती हुई नजर आए। तो एट द एंड ये बोला जा रहा है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन के द्वारा कि अगर हम इस तरह का बिल पास करते हैं, इस तरह का प्रोविजन इंडिया में लाते हैं, इससे इंडिया की पॉलिटी हमेशा हमेशा के लिए थ्रेटन में आ जाएगी, डिस्टर्बेंस में आ जाएगी। हो सकता है कि फिर स्टेट्स डिमांड करने लगे, सेपरेटिस्ट डिमांड, कि हमें इंडिया के साथ ही नहीं रहना है, हम अपनी अलग से कंट्री बना के रहेंगे। इस तरह के चैलेंजेस हमें नजर आ सकते हैं। आगे चलते हैं। लेवाई a higher GST rate on tobacco sugared beverages। देखो, पहले हम समझते हैं जीएसटी क्या होता है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हमने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2016 में लाया था। देखो, पहले होता क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग टैक्सेस, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत अलग अलग तरह के मल्टीपल टैक्स लगते थे। ठीक है, पहला पहला वेरिएशन क्या आया, सेंटर के अलग स्टेट के अलग। दूसरा वेरिएशन ये आता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती थी। तो कुछ टैक्स रेट्स गुजरात में अलग है, यूपी में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, बिहार में अलग है, एमपी में अलग है। ऐसे स्टेट्स के बीच में भी बहुत वेरिएशंस था, रीजनल वेरिएशन भी है, सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे भी वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन को या इस कॉम्प्लिकेशन को खत्म करके इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामले में लाया गया जीएसटी। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करके लाया गया था जीएसटी। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। अब हुआ क्या कि हमने जितने भी मल्टीपल टैक्सेस थे सबको हटा करके एक टैक्स लाया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। इसे इसे भी हमने पार्ट्स में तो डिवाइड किया है, बट सिर्फ सेंटर और स्टेट के लेवल पर। ठीक है, इसका कलेक्शन का राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अपना कलेक्टेड टैक्स में से कुछ शेयर्स प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। इससे हुआ क्या, बेनिफिट क्या हुआ, एक तरह से नेशनल मार्केट क्रिएट हो गया। नेशनल मार्केट मतलब कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी वो खत्म हो गई। गुड्स का रेट जो महाराष्ट्र में है वही रेट यूपी में भी है, वही रेट बिहार में भी है। एक तरह से रीजनल जो चीजें
रीजनल जो डिफरेंसेस थे वो सारे रीजनल डिफरेंसेस खत्म हो गए। अब इसमें एक और चीज आई, हमने यूनिफॉर्म टैक्स नहीं लगाया, मतलब कि सब पर 10% टैक्स लगेगा ऐसा नहीं, हमने अलग अलग स्लैब्स बनाए। 5% का स्लैब बनाया, 12% का स्लैब बनाया, 18% का स्लैब बनाया और 28% का स्लैब बनाया। ठीक है, और उस हिसाब से गुड्स को डिवाइड कर दिया कि कौन सा गुड किस स्लैब में जाएगा। अब क्वेश्चन उठा कि जो गुड्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, टोबैको के कारण जो लोगों की हेल्थ है वो डिट्रॉइट होती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हो गए शुगर्ड बिवरेजेस, तो ऐसी चीजें जो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उन पर हायर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। देखो, जीएसटी को मैनेज करने के लिए जीएसटी काउंसिल होती है और हर एक मिनिस्टर मीटिंग करते हैं, गुड्स को डिसाइड करते हैं कि कौन सा गुड्स किस स्लैब में जाएगा। सो रिसेंटली मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि टोबैको और शुगर्ड बिवरेजेस को हम 28% के बजाय 35% टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, पहला चीज, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, जो लोग इसे खाएंगे वो टैक्स तो देंगे ही, और टैक्स देंगे तो एट द एंड क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा चीज, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसका कंजप्शन कम हो जाएगा। देखा जाता है कि जो यंग पॉपुलेशन है, 15 से 30 साल तक के लोग हैं, वो टोबैको का कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो प्राइस बढ़ने की वजह से कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन कम होगा तो लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इस प्रपोजल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स स्लैब्स इम्पोज करना चाहिए। ठीक है, इस एडिटोरियल में यही बात की गई है। आगे चलते हैं, ये पूरा जीएसटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हाउ डज अ ला नीना अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट? देखो, दो सिचुएशन होती हैं, ला नीना एंड एल नीनो। समझते हैं पहले। देखो, न्यूट्रल सिचुएशन में क्या है, हम सब जानते हैं ये हमारा इक्वेटर वाला रीजन है और यहां से ऐसे ट्रेड विंड्स चलती हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स चलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, यहां से ये ठंडा पानी ले जाकर इस तरफ इकट्ठा कर देंगी। यहाँ पर मतलब कि हॉट वाटर इकट्ठा होगा और यहाँ पे कोल्ड वाटर। ये एक नेचुरल साइकिल है कि यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर जोन, यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर जोन। ठीक है, उसके बाद यहां से ये एयर राइज होगी, रेनफॉल होगा और यहाँ पे बन गया हमारा हाई प्रेशर जोन। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूं तो यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर जोन। ठीक है, ये हुई नॉर्मल सिचुएशन। अब बात की जा रही है ला नीना की। ला नीना में क्या होता है, ट्रेड विंड्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ट्रेड विंड्स इस रीजन को बहुत कूल कर देती हैं। जो ये पैसिफिक रीजन है, साउथ अमेरिका के एडजेसेंट वाला, यहाँ पर बहुत अधिक कोल्ड वाटर इकट्ठा हो जाता है। सिमिलरली जो ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्म वाटर इकट्ठा हो जाता है। मतलब कि यही जब नेचुरल फेनोमेनन एक्सट्रीम्स में चला जाता है उसे बोला जाता है लानीना। लानीना के कुछ इम्पैक्ट्स है। अगर मैं बात करूं लानीना से इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो इंडिया में रेनफॉल अबव देन एवरेज होने लगती है, रेनफॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहली चीज, दिस इज अबाउट रेनफॉल एंड इट्स रिगार्डिंग द इंडिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, या तो नॉर्मल रेनफॉल रहेगी या तो अबव हो जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो इसका असर अफ्रीका पे क्या पड़ेगा, अफ्रीका में ड्रॉट जैसी सिचुएशन आएगी, अफ्रीका में और भी ज्यादा सूखा पड़ने लगेगा। तीसरा, अगर मैं अटलांटिक ओशियन की बात करूं या यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात करूं, तो साउथ अमेरिका के साइड हमें हरिकेन्स देखने को मिलेंगे। साइक्लोन्स का जो फ्रीक्वेंसी है, या इन्हें अमेरिका में हरिकेन्स बोला जाता है,
हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। ये है इम्पैक्ट ला नीना का। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ला नीना की वजह से इंडिया में रेनफॉल अबव नॉर्मल या उससे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं अफ्रीका में ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है और अमेरिका में हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये तीन इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं बात करूं, इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ला नीना का इम्पैक्ट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर तक ला नीना का इम्पैक्ट दिखने लगेगा हमें, बट ये कंटिन्यूअसली डिले होता जा रहा है। अभी तक हमें ला नीना का इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। दूसरी चीज ये बोली जा रही है कि जैसे मान लो ला नीना आया, इससे विंटर पर भी हमें इफेक्ट नजर आएगा। विंटर विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। जो साउथ इंडिया है वहां पर जितना टेम्परेचर रहता है विंटर्स के टाइम पे, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। मतलब कि एक्सट्रीम विंटर्स देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं और हिस्ट्री की बात करूं कि पहले हमें कब लानीना के ईयर्स देखने को मिले, सो जो जब से ये डिकेड स्टार्ट हुआ है ना, मतलब कि 2021 2022 दोनों ईयर्स ला नीना के ही ईयर्स थे। फिर 2023 में एल नीनो आया था। अगेन अभी एक्सपेक्टेड है ला नीना होने के चांसेस, बट अभी तक हमें उसका इतना ज्यादा इम्प्लीकेशन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यही सारी जो डिस्कशन है ये इस एडिटोरियल में किया गया है, जिसे मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग जजेस? रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ केस चल रहा है, उन्हें रिमूव करने की बात की जा रही है। ठीक है, समझते हैं कि आखिर हम हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जज में के बारे में बात करता है कि जजेस को रिमूव कैसे करना है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कि क्या बेसिस होता है जजेस के रिमूव करने का, द बेसिस इज ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। मतलब कि अगर किसी जज ने मिसबिहेवियर किया हो उस बेसिस पर। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों टर्म्स को, मतलब कि मिसबिहेवियर टर्म को, कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कौन सा बिहेवियर आखिर मिसबिहेवियर कहलाएगा, पहला चीज। दूसरा, अगर जज इनकैपेबल है, जज की इनकैपेसिटी के बेसिस पर भी उसे रिमूव किया जाता है। इनकैपेसिटी कैसे? मान लो उसका मेंटल मानसिक संतुलन सही नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, सही जजमेंट नहीं दे पा रहा है। मेडिकल फील्ड पर अगर डॉक्टर ने उन्हें इनकैपेबल डिक्लेयर कर दिया है तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ये दोनों बेसिस पर आप जजेस को रिमूव कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जजेस को रिमूव कौन करता है? जजेस आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या प्रोसीजर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द रिमूवल ऑफ द जजेस। मतलब कि अगर हमें रिमूव करना है तो अगर जब हम पार्लियामेंट में मोशन पास करेंगे उन्हें रिमूव करने के लिए, द मोशन शुड बी पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। पहली, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होना कंपलसरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि हमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की भी मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस जब पास होंगी, साथ के साथ उसी सेशन में, सेम सेशन में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, तब जाके आप किसी जज को रिमूव कर पाओगे। इसके लिए क्या होता है, पहले मान लो किसी जज के खिलाफ केस आया प्रूवन मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का, तो पार्लियामेंट क्या करती है, एक 3 मेंबर बॉडी की कमेटी बनाती है। वो कमेटी पूरी जांच पड़ताल करती है कि आखिर क्या सच में जजेस ने ऐसा किया है या नहीं। अगर कमेटी सेटिस्फाई हो गई, कमेटी ने बता दिया कि हाँ जज ने गलत बिहेवियर किया है, मोशन पास किया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द सेम सेशन। जब ये सेम सेशन में काम हो जाता है, कमेटी का बनना, मोशन का पास होना, तब जाके जज का रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है।
अभी तक किसी भी जज को इंडिया में नहीं रिमूव किया जा सका है। हालांकि कमेटी ने कई बार अप्रूव कर दिया है, कमेटी को जजेस का मिस कमेटी ने प्रूफ कर दिया है कि मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है, बट स्टिल सेम सेशन में उस मोशन को पास करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इंडिया में अभी तक कोई भी जजेस नहीं रिमूव हुए हैं। आगे चलते हैं। Like all conflicts, the Ukraine war will end in negotiation, मोल्डोवा मिनिस्टर। मोल्डोवा के मिनिस्टर ने कहा है कि जैसे हर एक वॉर खत्म होता है, ऑब्वियस सी बात है, वॉर कभी भी बैटल ग्राउंड में नहीं खत्म होता है। वॉर जब आप टेबल पे बैठोगे, नेगोशिएट करोगे कंट्रीज के साथ मिलकर के, तब जाके कोई भी वॉर खत्म होता है। सिमिलरली अगर रशिया यूक्रेन भी नेगोशिएट करेंगी, टेबल पर आएंगी, व्यू पॉइंट्स रखेंगी, तो उनका भी वॉर खत्म हो जाएगा। लेबर कमेटी आस्क्स सेंटर टू इंक्रीज मिनिमम पीएफ पेंशन। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने डिमांड की है कि जो लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पेंशन दी जाती है, उसे इंक्रीज करने की बात की जा रही है बाय ₹1000। ठीक है। अ क्राइसिस इन द मेकिंग। अच्छा एडिटोरियल आया है, डिस्कस करते हैं। देखो, अभी इंडिया की पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है या जो वर्किंग फोर्स है, वो अपने एपेक्स पर है। हमारे पास अप्रोक्स 67.3 पॉपुलेशन ऐसी है जो वर्किंग मोड पर है, मतलब कि 15 साल से ऊपर है, 60 साल से नीचे है। इस एज ग्रुप को हम वर्कफोर्स बोलते हैं, जो हमारे लिए काम कर सकते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट में, जो खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में काम कर सकते हैं। बट यहां क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया के यूथ के पास, वर्किंग फोर्स के पास ऐसी कैपेसिटी, स्किल्स या इतना अटेंटिव माइंड है कि वो जो अभी उसके पास पोटेंशियल है उसे फुल्ली रूप से यूटिलाइज कर पाए? द आंसर इज नो। इंडिया को जो यूथ है या जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें बहुत चीजों की कमी है। पहला, एजुकेशन। इंडिया की इतनी ज्यादा लोग हालांकि एजुकेटेड हैं, कॉलेजेस उन्होंने किए हैं, बट स्टिल उनके अंदर स्किल्स की कमी है। स्किलफुल यूथ नहीं है इंडिया के पास। उन्होंने एजुकेशन की कमी है, स्किल्स की कमी है, अपग्रेडेशन की कमी है। आज की जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक्नोलॉजी के बेसिस से ही काम होता है। टेक्नोलॉजी अगर होती है, टेक्नोलॉजी चलाना आपको आता है, टेक्नोलॉजी के साथ काम करना आता है, तो ही आप एम्प्लॉय हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते हो। तो बात किया जा रहा है कि इतनी पॉपुलेशन का पोटेंशियल होना बहुत बड़ी बात है। इंडिया को अपने इस पोटेंशियल को यूज करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और अपने डेवलपमेंट को, मतलब कि जो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, इतना मेजर लेवल का इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता है, उसके लिए अपने यूथ को स्किलफुल बनाए, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको अपग्रेड करे, कैसे टेक्नोलॉजी को चलाना है, किस तरह से वर्क करना है, इन सारे सेक्टर्स में काम करे। देखो, 2030 तक हमारी पॉपुलेशन के पास इस चीज का बेनिफिट रहेगा कि हमारे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगी और वर्क फोर्स ज्यादा होगी। पर 2030 के बाद धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। एक बार अगर अभी हमने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया, तो आने वाले समय में ये हमारे लिए और भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट लोग बढ़ेंगे और लोगों के पास स्किल्स नहीं होगी, तो कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कहाँ से लोगों की लाइवलीहुड अर्न होगी? मतलब कि फिर तो समझो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी अपने ड्रॉबैक्स पर काम कर ले। नेक्स्ट वन इज services export PIB goods for first time in 2024, mercantile deficit at record high। देखो, हर महीने हम चेक करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कैसा रहा, इंपोर्ट कैसा रहा।
सपोज अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा किया तो हमारा ट्रेड सरप्लस होगा। लेकिन अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया तो हमारा ट्रेड डेफिसिट में होगा, मतलब कि हमारी कंट्री से पैसा ज्यादा बाहर गया है। वही सिचुएशन है कि अभी मर्केंटाइज डेफिसिट में चल रहा है इंडिया, मतलब कि इंडिया ने गुड्स का बहुत कम एक्सपोर्ट किया है। हालांकि देखा जाए तो सर्विस सेक्टर में सर्विसेज जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं उन उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट स्टिल कुछ गुड्स की वजह से, फॉर एग्जाम्पल पहला गोल्ड, अभी शादी का सीजन है, दिवाली का सीजन था, इन सीजन पे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। और तो और गवर्नमेंट ने इसमें से ड्यूटी कम कर दिया है। पहले 15% ड्यूटी लगती थी, उसे कम करके 6% कर दिया गया है। तो 6% ड्यूटी की वजह से गोल्ड थोड़ा सस्ता लग रहा है, तो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ गया है। लोग गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं और जो सोनार लोग हैं वो गोल्ड बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, पेट्रोलियम की वजह से भी हमारा जो ये ट्रेड है वो डेफिसिट की तरफ ज्यादा शो हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, गुड्स के सेक्टर में हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, जिसमें से टॉप पर है गोल्ड, दूसरा पेट्रोलियम। और वहीं अगर सर्विसेज की बात करूं तो सर्विस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। हमने ग्लोबल लेवल पर अपनी सर्विसेज ज्यादा दी है, हमारा जो आईटी सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट वन इज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंबेडकर एंड मुंशी व्यूज ऑन यूसीसी। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मुद्दा है यूसीसी, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर होने की वजह से एंशियंट टाइम पर हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन रहे हैं। हिंदूज अलग रहे हैं, मुस्लिम्स अलग रहे हैं। हर किसी के अपने पर्सनल लॉज होते हैं। मैरिज के सेक्टर में हो गया, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अलग अलग कल्चरल चीजें। हर एक रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, तो इंडिया में इस डाइवर्सिटी के कारण, पर्सनल लॉज होने के कारण, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि अगर एक इंसान है उसके पर्सनल लॉज को हटा करके आप यूनिफॉर्मली हर एक पर सेम लॉज अप्लाई करो। पर्सनल चीजों में भी, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन चीजों में भी आप लोगों पर पर्सनल लॉज, यूनिफॉर्म लॉज लगाओ, उसे बोला जाता है यूसीसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है कि आने वाले समय में आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करो। बट ये बहुत टफ है, इससे हमारी डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है। अगर हमने यूनिफॉर्मली हर चीज को कर दिए तो लोग डाइवर्स किस बेसिस पर है? कल्चर के बेसिस पर, प्रैक्टिसेस के बेसिस पर। बट डाइवर्सिटी पर क्वेश्चन उठ सकता है। बट स्टिल जो हमारे अंबेडकर साहब थे और के एम मुंशी जी हैं, इन दोनों का व्यू पॉइंट सेम था कि जल्द से जल्द हमें यूसीसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इंडिया इसके लिए आगे स्टेप्स भी बढ़ा रही है धीरे धीरे। पहले हमने गोवा में लाया अपना यूसीसी, आजादी के पहले ही आ चुका था। उसके बाद हम देहरादून में भी लेकर के आए, दैट मीन सॉरी उत्तराखंड में लेकर के आए। यूसीसी लाने से क्या होगा कि सबको एक तरह से इक्वल स्टेटस मिलेगा। जो हमारे पर्सनल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन और कस्टम पर बेस्ड है, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, so this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।